महाराणा प्रताप का जन्म किस राजवंश में हुआ था? ऑप्शन आपके मेवाड़, सिसोदिया, मराठा, सूर्यवंशी। तो पूछ सकते हैं आपसे महाराणा प्रताप का जन्म जो है किस राजवंश से था, किस घराने से था? तो इसका आंसर रहेगा सिसोदिया राजवंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराणा प्रताप का जन्म, ये जन्म वैसे गलत लिखा है, कोई ना। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? ऑप्शन आपके चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़। कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का बचपन किस दुर्ग में बीता था? जन्म तो वहाँ पर आया था, लेकिन ये बचपन, तो बचपन में आ जाए तो बचपन कहाँ पर इनका बीता था? तो बचपन भी इनका, ये दो ऑप्शन आ गए भाई, गोगुंदा, ठीक है ना। तो गोगुंदा में तो इनका राज्याभिषेक हुआ था, तो कुंभलगढ़ ही इसका क्या है? आंसर है। कुंभलगढ़ में इनका क्या बीता था? बचपन बीता था। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप ने कुल कितनी शादी की थी? महाराणा प्रताप ने कुल कितनी शादियाँ की थी? तो महाराणा प्रताप ने कुल 11 शादियाँ की थी, ठीक है ना। तो इन्होंने 11 शादियाँ की थी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था भाई गोगुंदा में। कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा में। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शिष्टमंडल में कितने सदस्य थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से जो विद्यार्थी है वो जो यहाँ पर शिष्टमंडल लिखा हुआ ना, इसके अनुसार ही जो है पजल हो जाता है। तो शिष्ट में जैसे वो 16 भी यानी 16 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, लेकिन इन दोनों में कोई चांस नहीं है। तो शिष्टमंडल में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। और ये कौन सदस्य थे? जो महाराणा अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा था कि उनको बोल दिया जाए कि वो मेरी शरण में आ जाए, लेकिन महाराणा प्रताप फिर भी नहीं माना। तो वो 4 कौन कौन थे? तो उनका भी आगे जैसे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अकबर के शिष्टमंडल में शामिल नहीं था? अकबर के शिष्टमंडल में शामिल नहीं था, तो वो कौन था? ऑप्शन है जलाल खान कोची, मान सिंह, टोडरमल, बीरबल। देखो, जो ऊपर शिष्टमंडल के कुल सदस्य कितने थे? 4 है। इनमें से 3 मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, तो एक नहीं है, तो वो कौन ही है? तो देखो, यहाँ पर इसका आंसर क्या नहीं रहेगा? बीरबल, ठीक है ना। बीरबल उस शिष्टमंडल में नहीं था। जलाल खान कोची भी था, मान सिंह भी था, टोडरमल भी था। आगे है, महाराणा प्रताप के किस हाथी को पकड़कर मुगलों ने उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया था? ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन रहेंगे श्याम प्रसाद, राम प्रसाद, चेतक, देवरिया। तो क्या रहेगा? जल्दी बताओ। इसका आंसर रहेगा राम प्रसाद, ठीक है ना। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, लेकिन हाथी का नाम क्या है? राम प्रसाद। और ये मुगलों ने अकबर द्वारा पकड़ लिया था, तो इसका नाम पीर प्रसाद रख दिया गया था। अगला है, महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? ठीक है ना। तो महाराणा प्रताप क्या था? हिंदू था, राजपूत था, लेकिन उसने अपना एक सेनापति मुस्लिम बना रखा था। वो कौन था? ऑप्शन आपके हाकिम खान सूरी, अब्दुल कदीर बदियानी, एतमुद्दौला, नसीर खान। तो कौन था? तो इसका आंसर रहेगा हाकिम खान सूरी, ए ऑप्शन, ठीक है ना। कौन था? हाकिम खान सूरी। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है आंखों देखी वर्णन किसने किया था? हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखी वर्णन, जैसे महाभारत का पूछ लिया जाता है, आंखों देखी वर्णन किसने किया था? संजय ने। किसने किया था? संजय ने। वो राजा धृतराष्ट्र को वहाँ पर बैठे बैठे पूरा वर्णन क्या कर रहा था? सुना रहा था। तो ये ऐसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखे वर्णन पूरा किसने किया, किसने देखा है? तो इसके भी ऑप्शन है हाकिम खान सूरी, अब्दुल कादिर बदियानी, एतमुद्दौला, नसीर खान। तो कौन है भाई? इसका आंसर रहेगा अब्दुल कदीर बदियोनी। वैसे ये थोड़ी बदियानी स्पेलिंग दूसरी आएंगी। आगे चलते हैं, महाराणा प्रताप की युद्ध नीति क्या थी? ऑप्शन है गुरिल्ला, छापामार, बंद नीति, खुलावार। तो जो बंद नीति है और खुलावार, ये तो कोई भी नहीं है, ये 2 नीति हैं। इनमें से जो गुरिल्ला है ये किसकी थी? मराठा राजा कौन था फेमस? बताओ। शिवाजी, ठीक है ना।
अगर कोई पूछ ले शिवाजी की युद्ध नीति क्या थी, तो उनकी थी गुरिल्ला, और छापा मार किसकी थी, महाराणा प्रताप की। आगे है महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी कौन सी थी, ठीक है ना। आपातकालीन राजधानी कौन सी थी, ऑप्शन है चावंड, कुंभलगढ़, गोगुंदा, देवरिया। वैसे तो उनकी राजधानी कौन सी थी, कुंभलगढ़, लेकिन आपातकालीन कौन सी थी, चावंड, और उसने अपना अंतिम समय भी चावंड में ही बसाया था, बिताया था, ठीक है। नेक्स्ट है किस शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, यानी किसके शासनकाल में जो पद्मावत है, यानी आपने सुना होगा पद्मावती, ठीक है ना, एक फेमस रानी रही है। तो पूछा है जो पद्मावती की रचना है वो किसके शासनकाल में लिखी गई थी, तो आपके ऑप्शन है शेरशाह, बाबर, अकबर, जहांगीर। तो आप बता सकते हो, तो इसका आंसर रहेगा शेरशाह। शेरशाह के शासनकाल में, यानी हुमायूं के बाद शेरशाह का आता है। वैसे ये मुगल में नहीं आता, लेकिन मुगलों के बीच में एक ऐसा शासक आता है जो उनकी जो गिनती है वो बिगाड़ देता है, ठीक है। आगे है बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, दूसरा क्या नाम जाना जाता है, ऑप्शन है घाघरा का युद्ध, देवरिया का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। जो बिलग्राम का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था, शेरशाह और किसके बीच हुआ था, हुमायूं, ठीक है ना, शेरशाह और हुमायूं के बीच। और इसमें कौन हार गया था, बताओ जल्दी, हुमायूं, ठीक है ना। हुमायूं डर के भाग गया था, और जब वो भाग गया था उसी दौरान ही जहाँ पर छिप के बैठा था अकबर उत्पन्न हुआ था, अकबर पैदा हुआ था। तो कौन था, यानी बिलग्राम का दूसरा क्या नाम है, तो उसका आंसर रहेगा कन्नौज, ठीक है ना, कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध बोला जाता है। अगला है अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था, ये इंपॉर्टेंट है। एक महिला शासक थी जिसने एक बार अकबर को भी ला दिया था, तो वो कौन थी, रानी पद्मावती, रानी जयंतीबाई, जगत गोसाई, रानी दुर्गावती। तो कौन था, इसका आंसर रहेगा रानी दुर्गावती। कौन, रानी दुर्गावती। अगला क्वेश्चन है बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसने किया था, या फिर किस में होता है। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किस में है, ऑप्शन है जहान बख्श में, मुबाइन में, मुफ्ती में, बदीनी में। तो बताओ जल्दी, तो इसका आंसर रहेगा मुबाइन, ठीक है ना, किस में है, मुबाइन में। अगला है किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासनकाल का स्वर्ण युग कहा, ठीक है। तो किस इतिहास में, कोई एक व्यक्ति था जिसने शाहजहां के काल को क्या कहा है, स्वर्ण युग कहा, ठीक है ना, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में भारत में यानी कि मुगलों के बाद धन दौलत बेशुमार हो चुकी थी। तो कौन है भाई, ऑप्शन है N.K. मिश्रा, प्रोफेसर उज्जीवन सिंह, A.L. श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार। कौन है, तो इसका आंसर रहेगा A.L. श्रीवास्तव, ठीक है ना, कौन है, A.L. श्रीवास्तव। यहाँ पर आंसर भी लिख दिया मैंने। आगे है ज़ब्ती प्रणाली, ज़ब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन है, ऑप्शन है शेरशाह, अकबर, बलबन, औरंगजेब। कौन है, तो इसका आंसर रहेगा शेरशाह। ज़ब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन है, शेरशाह। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, ठीक है। आगे है वो ज़ब्ती प्रणाली, और यह है जवाबित का संबंध किससे है, एक विभाग है उसको कहा जाता था सैन्य अधिकारी, यानी कि मुगल काल में जवाबित जो था, और आज का जो विभाग है वो क्या है, सैन्य अधिकारी, गृह विभाग, वित्त मंत्रालय या राज्य कानून। जल्दी बताओ, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा राज्य कानून, यानी राज्य कानून आज जो है उस समय जवाबित कहा जाता था। नेक्स्ट है ईरान के शाह और मुगलों का झगड़ा किस स्थान के लिए होता था, बताओ जल्दी। ऑप्शन है लाहौर, कंधार, करतारपुर, पानीपत। तो इसका आंसर रहेगा आपका कंधार, और कंधार कहाँ पर पड़ता है, अफगानिस्तान में। कहाँ पर पड़ता है, अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। जो मुमताज महल है उसके नाम पर क्या बना रखा है, ताजमहल बना रखा है, और ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में।
तो पूछ सकते हैं कि जिसके नाम से इतनी बड़ी इमारत बना रखी है तो उसका एक्चुअल में वास्तविक नाम है क्या। ऑप्शन है अनारकली, अर्जुमंद बानो बेगम, अस्तमा बेग या दिलरास बानो बेगम। जल्दी बताओ। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अनारकली तो जहांगीर के टाइम में थी, ठीक है ना। अस्तमा बेग कौन थी? जिसने सेंट की खोज की थी, इत्र की। दिलरास बानो बेगम और अर्जुमंद बानो बेगम। अब इन दोनों में से तो इसका आंसर क्या रहेगा? अर्जुमंद बानो बेगम। कौन है? अर्जुमंद बानो बेगम को ही मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता था, जो कि शाहजहाँ की क्या थी? पत्नी थी। आगे है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, 2.5 दिन का झोपड़ा, रंगमहल या पंचमहल। देखो ऑप्शन काटो। जो बुलंद दरवाजा है ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि बौद्ध विहार से मैच नहीं करता। 2.5 दिन का झोपड़ा तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अब रह गया हमारा रंगमहल और पंचमहल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? पंचमहल। क्या रहेगा? पंचमहल। आगे है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किन से रखे थे? तो आपके ऑप्शन रहेगा सतनामियों से, कछवाहों से, राजपूतों से या मराठों से। यानी कि जो शुरुआती विवाह है, जो पहला विवाह माना जाता है अकबर का, वो किन के साथ हुआ था, यानी किस घराने के साथ हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा कछवाहों के साथ, ठीक है ना। किन के साथ रहेगा? कछवाहों के साथ रहेगा। अगला है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो आपके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, शेरशाह और जहांगीर। तो जल्दी बताइए। तो इसका आंसर है जहांगीर। क्या है? जहांगीर। जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा है वो फारसी भाषा में लिखी थी। अगला है, मुगलों को नौरोज़ का त्यौहार कहाँ से मिला है? ठीक है ना, एक त्यौहार होता है इनका मुगलों का, जो वो मनाने की जो प्रक्रिया वो कहाँ से ली है। जैसे हमारे संविधान में अलग अलग जो प्रक्रिया अलग अलग देशों से ली, तो इन्होंने भी ली थी। तो ऑप्शन आपके फ्रांसीसी नहीं, फारसियों से, पारसियों से, सिखों से, चंगेजों से। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा पारसियों से। किन से रहेगा? पारसियों से। नेक्स्ट है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल किसकी याद? यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गए। कौन सा मकबरा और किसकी याद में? द्वितीय तो जो ताजमहल है, अगर बात आ जाए कौन सा मकबरा है, तो इसका आंसर रहेगा बीबी का मकबरा। क्या रहेगा? बीबी का मकबरा। अगर पूछ ले किसकी याद में मनाया गया है, तो ये किसकी याद में मनाया गया? ऑप्शन है मुमताज़, ये भी लिखा दिलरासो बेगम आएगा, अर्जुमंद बानो बेगम या सबिया उद दुरानी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सबिया उद दुरानी। कौन थी? औरंगजेब की पत्नी थी, और औरंगजेब ने ही बीबी का मकबरा बनवा रखा है, जो काले पत्थर से, ठीक है ना। किससे है? काले पत्थर से। और इसके जो एक्चुअल में जो ताजमहल है वो कहाँ पर? आगरा में। लेकिन ये जो बीबी का मकबरा है, जिसको दूसरा ताजमहल कहा जाता है, ये कहाँ पर है? औरंगाबाद में। और औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आगे है, किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? देखो सबसे जो कट्टर था वो कौन था? औरंगजेब। और औरंगजेब ने ही अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति रखे थे। नेक्स्ट है, एतमा-उद-दौला का मकबरा कहाँ है? ठीक है ना। एतमा-उद-दौला का मकबरा कहाँ पर है? ऑप्शन है कंधार, दिल्ली, आगरा, काबुल। तो कहाँ पर रहेगा? आगरा में। अब अगला क्वेश्चन आता है, भी एतमा-उद-दौला का मकबरा बनवाया किसने था? ये इंपॉर्टेंट है। तो एतमा-उद-दौला का जो मकबरा है ये बनवाया किसने था? ऑप्शन है नूरजहाँ, रोशन आरा, जहाँ आरा, अकबर। जो रोशन आरा और जहाँ आरा है ये औरंगजेब की बहनें थीं। अब बताओ जल्दी। तो इसका आंसर रहेगा नूरजहाँ। नूरजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था, इसको बनवाया था। अगला है, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा की आरंभ की थी? तो आपका ऑप्शन है अकबर, शेरशाह, शाहजहाँ, औरंगजेब।
तो इसका आंसर रहेगा शेरशाह। क्या रहेगा? शेरशाह। अगला है, अकबर ने कंठ भारवाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी है? ऑप्शन है बीरबल, तानसेन, मानसिंह, बैरम खान। तो किसको दिए हैं भाई? उसके दरबार में एक कवि होता था और वो कवि कौन है? तानसेन। उसको एक कंठ भारवाणी कहा है, ठीक है ना, यानी कि उपाधि दे दी गई है। अगला है, अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया था? आपके ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो थोड़ा जजिया कर पर हम क्या करेंगे? जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो हम इसका आंसर आगे बताएंगे, पहले इसको समझो। जो जजिया कर है, इसको सर्वप्रथम किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब मोहम्मद बिन कासिम कौन है? इस पर क्या क्वेश्चन आता है? भारत आने वाला सबसे पहला मुस्लिम कौन है? तो आपसे पूछ सकता है भारत आने वाला सबसे पहला मुस्लिम कौन है? तो मोहम्मद बिन कासिम। कब आया था? 712 ईस्वी में। ठीक है ना, एक जजिया करके क्वेश्चन से अब देखो कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो क्या क्या क्वेश्चन है भाई? सबसे पहला भारत में मुस्लिम आने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब आया था? 712 ईस्वी में। इसने क्या किया था? भारत में आते ही अपने पैर जमा लिए और इसने सर्वप्रथम भारत पर क्या लगा दिया था? जजिया कर लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया? जजिया कर। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि जजिया कर लगाने वाला सर्वप्रथम, मान लो किसी को व्यक्ति या कुछ भी लिखा मिल जाए, तो वो कौन होगा? मोहम्मद बिन कासिम होगा। ये किस पर लगता था? ये लगाया जाता था गैर मुस्लिमों पर। गैर मुस्लिम मतलब मुसलमानों से अलग, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उन सब पर लगता था जजिया कर। ठीक है ना, लेकिन इसने ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आगे आएगा, अगर इसने ब्राह्मणों पर नहीं लगाया, ठीक है ना, अगर इसने ब्राह्मणों पर नहीं लगाया तो ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो वो लगाया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसने लगाया था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक कौन सी उसमें आता है? ये दिल्ली सल्तनत में आता है, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश में। ठीक है ना, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? ब्राह्मणों पर लगा दिया था। तो स्पेशली इस पर क्वेश्चन आता है भी ब्राह्मणों पर लगाया गया जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया? तो ये लगाया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी यानी कि लगभग 600 साल पहले लगा के चला गया था, लेकिन उसने ब्राह्मणों पर नहीं लगा था। तो ब्राह्मणों पर किसने लगा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब आता है कि इसको हटाया किसने? तो इसको किसने हटा दिया था? अकबर ने। किसने हटाया था? अकबर ने। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि पूर्ण रूप से किसने हटाया, तो आपका अकबर आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, अगर ऑप्शन में अकबर है और जो मैं दूसरा बताऊंगा पूर्ण रूप, तो उसमें अकबर नहीं होगा। पूर्ण रूप से तो दूसरा आएगा, वो आगे बताऊंगा। अब ये चल रहे हैं, तो अकबर ने भाई इसको हटा दिया, लेकिन बाद में इसको पुनः फिर किसने शुरू कर दिया? इसको शुरू कर दिया था औरंगजेब ने। किसने शुरू कर दिया? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब ने इसको दोबारा से लगा दिया। अब अकबर इसको ख़त्म करके चला गया था, लेकिन आगे उसके पोते ने फिर उसको क्या कर दिया? लगा दिया, पोता पड़पोता जो भी है। अब बात आती है इसको पूर्ण रूप से किसने हटाया? ठीक है ना, पूर्ण रूप से। तो पूर्ण रूप से हटाने वाला कौन है? सॉरी, तो पूर्ण रूप से इसको हटाने वाला कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। इसको पागल करार भी दे दिया गया था। ठीक है ना, वैसे भी मुगलों में यही एक नकारा सम्राट था उनका,
मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको हराकर नादिर शाह इसके पास से क्या लेके चला गया था, कोई नूर का हीरा और मयूर सिंहासन। इसका भी जिक्र करेंगे आगे। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया था, जजिया कर को पूर्ण रूप से हटा दिया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम जजिया कर को किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है ना, किसने लगाया, कासिम ने। उसके बाद ब्राह्मणों पर किसने लगाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है ना, तुगलक ने। इसको हटाया किसने, सबसे पहले किसने हटाया, अगर सबसे पहले की बात आ जाए तो अकबर ने। ठीक है ना, लेकिन बात आ जाए पूर्ण रूप से किसने हटाया, तो आएगा आपका मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये 5-6 क्वेश्चन बनेंगे, औरंगजेब ने भी इसको लगाया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन था हमारा कि किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन मोहम्मद शाह रंगीला भी है और अकबर भी है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है अंतिम रूप से, किसमें, यानी कि इसके बाद तो लगा ही नहीं था। तो अगर अंतिम रूप से है और ऑप्शन में अकबर भी आ जाए, मोहम्मद शाह रंगीला भी आ जाए, तो कौन आएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था। ठीक है ना। अब चित्रकला, ठीक है ना, जो चित्रकला का शासनकाल है वो किसका माना जाता है, जहांगीर का। तो इसलिए इसने कहा था भी जो चित्रकला का शत्रु होगा नहीं वह मेरा ही शत्रु होगा। तो ऑप्शन है औरंगजेब, बाबर, जहांगीर। ठीक है ना, फखरुद्दीन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जहांगीर, क्योंकि चित्रकला का युग भी किसको माना गया है, जहांगीर को माना गया है। अगला है, बाबर के वंशजों की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन है काबुल, समरकंद, कंधार, ईरान। तो जो बाबर है इनके वंशजों की राजधानी कौन सी थी, वो थी वही समरकंद। कौन सी थी, समरकंद। अगला है, कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है ना, और ये उदारवादी उसी के लोग जो मानते थे, ठीक है ना, उनके अपोजिट वाले नहीं मानते थे। तो वो कौन था भाई, अकबर था या रंगीला था या बाबर था या जहांगीर था। तो इसका आंसर था बाबर। बाबर को क्या कहा जाता था, कलंदर भी कहा जाता था। अगला है, किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि मिली थी। तो इसका तो आंसर क्या रहेगा, जहांगीर। क्या रहेगा, जहांगीर। नूरुद्दीन की उपाधि इनको मिल चुकी थी। आगे है, यहाँ पर इसको भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये समझना ध्यान से, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन समझना। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था। क्वेश्चन छोटा है लेकिन थोड़ा मैं एक नॉलेज लेकर आया उसमें अलग से, शायद आपके एग्जाम पॉइंट से तो ना हो लेकिन इसको समझना जरूर। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन है शाहजहां, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। जैसे कि अब पिछले कई क्वेश्चनों से पहले मैंने करवाया कि शाहजहां के शासनकाल में जो धन दौलत है वो काफ़ी आ चुकी थी। ठीक है ना, भंडार भर चुके थे, तो इमारतें भी काफ़ी बन रही थी। तो इसने एक ऐसी वस्तु या फिर ऐसी एक चीज़ का निर्माण करने की सोची जो अद्भुत हो। तो वो क्या बनाया था इसने, मयूर सिंहासन। तो उसके बारे में जानते हैं क्या है मयूर सिंहासन, क्या खासियत है। तो इसमें देखो भाई, पहले इसे नाचते हुए मोर की शक्ल का बनाया गया था। ठीक है, जैसे मोर नाचता ना पंख ऊपर करके, तो इस तरह का ये दिखने में दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन कहते हैं। आगे है, मयूर सिंहासन 3.5 गज लंबा, यानी जो उसकी लंबाई 3.5 गज यानी कि लगभग 9.5 फीट उसकी क्या है, लंबाई है, और 2 गज चौड़ा, लगभग 6 फीट क्या है वो चौड़ा है, 5 गज ऊंचा, 5 गज मतलब लगभग 15 फीट ऊंचा है। तो आगे क्या है, पूरा सिंहासन ठोस सोने से बना हुआ था, जिसमें बेशकीमती जवाहरत जुड़े हुए थे। शाहजहां ने दुनिया भर में मशहूर कोहिनूर हीरा, आपने सुना कोहिनूर हीरा, वो भी इस सिंहासन में जुड़वा दिया था उसने। ठीक है ना,
जो आज तक का सबसे महंगा माना जाता था वो भी इसमें जड़वा दिया। सिंहासन का कुल वजन 31 मण 20 सेर। 31 मण क्या होते हैं? 2.5 मण का क्या होता है? 1 क्विंटल। मतलब 100 किलो में क्या होते हैं? 2.5 मण होते हैं। तो ये कितने हो गए? लगभग 12 क्विंटल। और 12 से ऊपर पड़ता है, यानी लगभग 1200 किलो। और ये 20 शेर, ये शेर तो पता भी नहीं मेरे को क्या होता है। यानी 1200 क्विंटल सोना लगा हुआ था। और 1200 क्विंटल सोने का अगर आज हम रेट जाने तो कितना जाएगा, वो आप भी खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो। अगर हम उस समय की बात करें, उस समय इसकी कीमत 2,14,50,000 थी। ना जाने, देखो लगभग 500 वर्ष पूर्व क्या थी इसकी कीमत, इतनी थी। लेकिन आज कितनी होगी वो आप जानकर भी हैरान होगे। इसकी कैलकुलेशन करके देखना। इसको बनाने में कितना समय लगा था? 7 साल का समय लगा था। और कई हजार इसमें क्या आए थे? कारीगर आए थे, इंजीनियर आए थे, कई हजार इंजीनियर आए थे। 7 साल इसको बनने में समय लगा था। आगे है जो इंजीनियर इसको, यानी जो मेन एक था जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, इंजीनियर का नाम बेदखल खान था। क्या था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मयूर सिंहासन को बनाने वाला इंजीनियर कौन था? तो वो कौन था? बेदखल खान। ठीक है ना। आगे इतना महंगा सिंहासन न ही शाहजहां के पहले और न ही शाहजहां के बाद कभी किसी ने बनवाया। आगे तख्ते ताउस को सिर्फ खास मौके पर ही शादी वगैरह में बाहर लाया जाता था। यानी कि जो तख्ते ताउस है ये उसका क्या नाम है? दूसरा नाम है। इसका भी आगे जिक्र है। देखो तख्त का मतलब क्या है? सिंहासन। और ताउस का मतलब क्या है? मोर। तख्त का मतलब सिंहासन और ताउस का मतलब क्या होता है? मोर। इसलिए इसको मयूर सिंहासन कहा गया। ठीक है ना। तो ये थी मयूर सिंहासन की बात, आप ध्यान से देखना और इसकी कैलकुलेशन जरूर करना। अब आगे देखिए, ये भी अपने आप में मशहूर था, लेकिन ये जो है उससे तो काफ़ी कम कॉस्टली था। ठीक है ना। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? ऑप्शन है 12, 16, 20, 22। तो ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल लगे थे। कितने साल? 22 साल लगे थे। अगला है औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? ऑप्शन है दक्कन, पूना, लाहौर, आगरा। तो इसका आंसर रहेगा दक्कन। क्या रहेगा? दक्कन। आगे है कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? ऑप्शन है मोहम्मद चिश्ती, बोसा अली, शेख सलीम चिश्ती, अब्दुल दुर्रानी चिश्ती। तो इसका आंसर रहेगा सी, शेख सलीम चिश्ती। ठीक है ना। ये उनको जो अकबर है काफ़ी मानते थे, इसलिए इनके नाम पर ही अपने पुत्र यानी जहांगीर का नाम बचपन में क्या रख रहे थे? सलीम रख दिया था। ठीक है ना। वो उनको सलीम ही कह के बुलाते थे। आगे है, अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो भी विदाउट ऑप्शन के होंगे, डायरेक्टली। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने। किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। आगे है किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? देखो किस मुगल सम्राट के काल को, मुगल सम्राट के काल को हिंदी, ठीक है ना। जो हिंदी थी वो किसके शासनकाल में ज़्यादातर प्रचलित हुई थी? तो वो अकबर के, किसके काल में? अकबर के में। आगे है चित्रकला का स्वर्ण युग, जैसे अभी ऊपर भी पढ़ा था हमने, चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? वो जहांगीर के शासनकाल को। किसके शासनकाल को? जहांगीर के। अगला है श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित हैं? ये भी किसने बनवा रखा है? जहांगीर ने बनवा रखा है। अगला है ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य वास्तुकार या फिर इंजीनियर कौन थे? वो थे उस्ताद ईसा खां। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल को बनवाने वाले जिनके हाथ कटवा दिए गए थे कौन है? उस्ताद ईसा खां। और मयूर सिंहासन का कौन है? अभी ऊपर बताया था। ठीक है ना। ऊपर देखना, उसका नाम ऐसा है जैसे मान के चलो भाई याद भी जल्दी हो जाए। ठीक है ना। क्या नाम था? बेदखल खां। कौन था? बेदखल खां। आगे है
भगवत गीता व रामायण का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? ऑप्शन है फैजी, अब्दुल मनिक, दारा सिकाहो या अबुल फजल। तो इसका आंसर रहेगा दारा सिकाहो, ठीक है ना। दारा सिकाहो कौन था? ये औरंगजेब का भाई था। इसने भगवत गीता और रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है ना। आगे है अनुवाद विभाग, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ का अनुवाद करना हो वो एक अलग से विभाग था। उसकी स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने। आगे पंचतंत्र का फारसी में किसने अनुवाद किया? अबुल फजल ने किया है। ये शायद 2 बार आ चुका है। अगला है किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का, ये दोबारा आ गए, चलो ये 2 क्वेश्चन तो दोबारा आ गए, चलो यहां से करते हैं। मुगलों की राजकीय भाषा, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। दिल्ली सल्तनत के बाद क्या आता है? मुगल। दिल्ली सल्तनत 1206 से स्टार्ट होता है और 1526 तक चलता है, यानी कि लगभग 320 साल जो भारत में भाषा थी, यानी उनकी जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? तुर्की। यानी दिल्ली सल्तनत में क्या थी? तुर्की, और मुगलों की क्या थी? फारसी। ध्यान से रखना। आगे है बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? मतलब क्या जीत कर आया था? तो वो गुजरात विजय, ठीक है ना, गुजरात विजय के बाद ही उसने बुलंद दरवाजा बनवाया था, जो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में, यूपी में। अगला है जहांगीर। जहांगीर सलीम को इसके लिए याद किया जाता है, यानी किसके लिए याद किया जाता है? न्याय के लिए। क्यों किया जाता है? इसने अपने दरबार में एक जंजीर बनवा रखी थी और उस दरबार के बाहर क्या थी? घंटियां जो है टंगवा रखी थी, यानी कि उसको न्याय की जंजीर बोलते थे। अगर कोई उसके राज्य में दुखी है या मान के चलो उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो आके उस जंजीर को वहां पर क्या कर देता था? छू लेता था, या फिर उसको क्या करता था? हिला देता था। और वो जो घंटियां है, वो घंटियां, मैंने क्या बताया, बाहर बाहर नहीं, वो कहाँ पर थी? जहांगीर के दरबार में थी। वो घंटियां बजने लगती थी, तो जहांगीर समझने लग जाता था कि उसके राज्य में कोई ना कोई व्यक्ति क्या है? परेशान है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसको अपने पास बुला लेता था और उसकी बातें सुनता था। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? न्यायवादी माना गया है, ठीक है ना। अगला है जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण, ठीक है ना। जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, एक दिन स्पेशल इसके बारे में पढ़ाएंगे आपको। जहांगीर का एक अलग से बढ़िया चैप्टर रहेगा, क्योंकि इसका जो राजपाट है वो बिखरा हुआ था, क्योंकि इसमें अलग अलग से कई करैक्टर आते हैं। नूरजहां आएगी, ठीक है ना, नूरजहां की माता जी आएंगी, उनका भाई आएगा जो एक बार क्या है? राजपाट पे बैठते हैं, ठीक है ना। तो नूरजहां जो है एक किस्म का जो उनका मायके है, उसके द्वारा राजपाट को कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है ना। जहांगीर को मारने का भी प्लान बना लिया जाता है। तो ये अलग से सीखेंगे, अलग से जो टॉपिक है इस पर बनाया जाएगा। तो जहांगीर का जो शासनकाल की मुख्य विशेषता क्या है? वो रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण करना। आगे है चित्रकला का स्वर्णिम युग, दोबारा फिर से आगे है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, या फिर बहादुर शाह द्वितीय बोल सकते हैं। इसका जो शासनकाल है वो अंग्रेजों के साथ चलता है, ठीक है ना, यानी अंग्रेज इस समय आ जाते हैं। अगला है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? मतलब उस समय जो राजस्व मंत्री होता था, उनका भूमि वगैरह का संभालने का जो कार्यभार था वो किसके पास था? तो वो था टोडरमल के पास। किसके पास था? टोडरमल के पास था। अगला है रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? तो वो किसके समकालीन थे? अकबर की, ठीक है ना। रामचरितमानस जिसने लिखी थी, वो जो राइटर है वो किसके समकालीन थे? अकबर के। आगे है मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है भाई। आगरा से दिल्ली किसने स्थापित की थी? यानी पहले आगरा होती थी उनकी राजधानी, लेकिन आगरा से दिल्ली बनाने वाले कौन थे? शाहजहां। कौन थे? शाहजहां।
शाहजहाँ ने ही दिल्ली में आके काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, जैसे लाल किला। अब लाल किला दो हैं, एक कहाँ पर है, दिल्ली में, दिल्ली लाल किला फेमस है, और एक है यूपी में, और यूपी में कहाँ पर, आगरा। आगरा का किला या आगरा का लाल किला बोला जाता है, और दिल्ली का लाल किला। जो आगरा का लाल किला है उसको किसने बनवाया, अकबर ने, ठीक है ना। और उस लाल किले के बराबर में क्या है, ताजमहल, ठीक है ना। जो आगरा में ताजमहल है उसी के बराबर में लाल किला है, और ताजमहल को बनाया शाहजहाँ ने, लेकिन उसके बराबर में लाल किला है वो बनाया अकबर ने। अब दिल्ली में आ जाते हैं, जो दिल्ली में लाल किला है उसको बनाया शाहजहाँ ने। दिल्ली वाला लाल किला शाहजहाँ ने, आगरा वाला लाल किला अकबर ने। और इस जो दिल्ली है, दिल्ली के लाल किला के अंदर ही मस्जिद है, ठीक है ना, जिसका निर्माण भी किसने कराया, शाहजहाँ ने करवाया। आगे है, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था। तो उसका संरक्षण यानी कि उसकी देखभाल करने वाला एक किस्म का उसका क्या था, वो बॉडीगार्ड था। वो कौन था, बैरम खान। कौन था, बैरम खान। अगला है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। तो कौन है, औरंगजेब। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। लेकिन क्वेश्चन आज 2 बार राजगद्दी लेने वाला, 2 बार राजगद्दी लेने वाला हुमायूं है। कौन है, हुमायूं। आगे है, ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है। जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, कलकत्ता से अमृतसर, ठीक है ना, कलकत्ता से अमृतसर। पहले ये नेशनल हाईवे 1 और 2 से मिली हुई थी, यानी कि इन 1 और 2 को मिला के, लेकिन अब सभी का नाम क्या कर दिया गया, बदल दिया गया है। अब ये जो 1 और 2 है 44 में कन्वर्ट हो चुके हैं। आगे है, भारत में बीबी का मकबरा। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर है। तो जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था कहाँ पर है ये, औरंगाबाद में, ठीक है। किसने बनवाया था, औरंगजेब ने। अगला है, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो 1739 में। किसके साथ युद्ध हुआ था, मोहम्मद सारंगीला। मोहम्मद सारंगीला के साथ युद्ध करके क्या लेके गया था वो, मयूर सिंहासन को और कोहिनूर हीरे को चुरा के ले गया था, ठीक है। वो एक लुटेरा था, लूट लाट के चला गया था। अगला है, नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया, सिर्फ कहाँ पर नहीं किया उसने, कन्नौज पर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कहाँ पर नहीं किया, तो उसने कन्नौज पर युद्ध नहीं किया था। अगला है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर, भी शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, और सासाराम कहाँ पर पड़ता है, बिहार में। कहाँ पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है। अगला है, अकबर का राज्याभिषेक। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कलानौर में। कहाँ पर हुआ था, कलानौर में। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। तो वो कौन था, सिसोदिया वंश। और सिसोदिया वंश से कौन था, महाराणा प्रताप, जो ऊपर मैंने करवा दिया। आगे है, किस शासक को आलमगीर कहा जाता है। किस शासक को आलमगीर कहा जाता है। तो औरंगजेब को, ठीक है ना। इसको आलमगीर भी कहा जाता है, इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर की उपाधि भी औरंगजेब को ही दी गई है। आगे है, बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया था। तो बाबर ने पंजाब से होकर, ठीक है ना, पंजाब से होकर भारत में क्या किया था, प्रवेश किया था। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में। किस किस के बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। जो ये अगला क्वेश्चन बन भी गया। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों का नेतृत्व, जो सेनापति बनाया गया था वो कौन था। देखो, जो महाराणा प्रताप है ये कौन थे, एक राजपूत थे, और जो मुगलों का सेनापति था वो भी एक राजपूत था, राजा मान सिंह था। कौन था, मान सिंह था। और ये मान सिंह कौन था, अकबर की पत्नी जोधाबाई, ठीक है ना। कौन था, जोधाबाई की जोधाबाई का क्या लगता था, ये भतीजा लगता था, ठीक है ना। आगे है, अब यहाँ पर देखो, वहाँ पर मैंने बताया था राणा प्रताप, महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसमें भी सिर्फ एक ही व्यक्ति मुस्लिम था, ठीक है ना, और वो भी कौन था, सेनापति। और महाराणा प्रताप का सेनापति ये कौन थे, मुस्लिम थे, लेकिन इनका भी सेनापति कौन था, हिंदू था। इन दोनों क्या थे, अपोजिट हो रहे थे। अगला है, अनवर ए सुहोली ग्रंथ
किसका अनुवाद है? तो किसका है भाई? पंचतंत्र का। आगे है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, संगीतज्ञ तानसेन, इसका मकबरा कहाँ पर है? इसका मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में। और ग्वालियर कहाँ पर पड़ता है? एमपी में। कहाँ पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है। अगला है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी भाई? बाबर की। ठीक है ना, किसकी थी? बाबर की। भारत का महाभारत का फारसी अनुवाद, फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में इसका अनुवाद किया गया था। अगला है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था या किसके निर्देशन में हुआ था? तो किसके निर्देशन में हुआ था? फैजी। और फैजी कौन है? अकबर के नवरत्नों में से एक है। अकबर के नवरत्न अलग हैं और अकबर के शिष्टमंडल अलग है। अकबर के नवरत्न में 9 व्यक्ति हैं और अकबर के शिष्टमंडल में कुल 4 व्यक्ति हैं। अगला है, किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये रहेगा अब्दुल रहीम खान खां। कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लेना, यानी कि उसको अधीनता स्वीकार करना, उसको मारना या कुछ और मोटी नहीं, सिर्फ उसको क्या था? अधीनता स्वीकार करना, जो कि महाराणा प्रताप ने उसकी अधीनता को क्या कर दिया था? ठोकर मार दी थी। ठीक है ना, यही उसकी जीत थी। आगे हैं, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार, ठीक है ना, कौन है? दसवंत सिंह। अगला है, धर्मत का युद्ध कब हुआ था? धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 1628 में। और अगला क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। ये 4 भाई थे और इन चारों भाइयों में क्या हुआ था? आपस में युद्ध हुआ था। कभी दारा शिकोह औरंगजेब के साथ, कभी दारा शिकोह छोटे के साथ, यानी ऐसे चल रहा था। तो धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था? शिकोह और औरंगजेब के बीच। अगला है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है? तो कौन सा कहा जाता है भाई? आंसर है सूरत। क्या है इसका आंसर? है सूरत। अगला है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। हवा महल कहाँ पर है? हवा महल है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में है। आगे है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। आगे है, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से है। आगे है, बीज गणित के अक्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? भास्कर को जाना जाता है। किसको? भास्कर। आगे है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र बजाने वाला वो कौन सा है? वीणा, सबसे पुराना। आगे है, किस वृत्त मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ? तो वो किसका? अंकोर वाट का मंदिर। किसका? अंकोर वाट का मंदिर। अगला है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। जो आज आंध्र प्रदेश की क्या है? राजधानी है अमरावती। ठीक है ना। तेलंगाना की क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की क्या है? अमरावती। आगे है, सलहर युद्ध में मुगल सेना को किसने हरा दिया था? शिवाजी ने। शिवाजी ने मुगलों को क्या कर दिया था? हरा दिया था। यानी जो शिवाजी का मेन अपोजिट था वो कौन था? औरंगजेब। ठीक है ना। आगे है, सलहर का युद्ध कब हुआ था? 1672 ईस्वी में, जिसमें महाराज शिवाजी ने मुगलों को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? ठीक है ना। किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला। इसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर भी आ जाता था, नाचने लगता था, डांस करने गाना बजाना, यानी कि ऐसे शौक रहते थे इसके। इसलिए इसको, ये किस तरह का रंगीले मजाज का क्या था? व्यक्ति था, शासक था, इसलिए इसको रंगीला ही कहने लग गए उसके जो आसपास के जो राज्य के लोग हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय का
मकबरा कहाँ पर है? रंगून में। कहाँ पर है? रंगून। और रंगून कहाँ पर पड़ता है आपका? म्यांमार में। इसको क्या कर दिया गया था? अंग्रेजों ने बंदी बना के जेल में डाल दिया गया था म्यांमार, यानी कि रंगून इसको भेज दिया गया था। वहाँ पर इसकी डेथ होगी तो वहीं पर इसको क्या कर दिया गया था? दफना दिया गया था। तो वहाँ पर इसका क्या बना दिया था? मकबरा। अगला है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण की? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? 8 बार। लेकिन इनका सबसे प्रमुख जो यादगार है, जिसको इतिहास में बार बार पढ़ा जाता है, वो कौन सा है? पानीपत का दूसरा युद्ध। कौन सा है? पानीपत का दूसरा युद्ध, जो कि कब लड़ा गया था? सॉरी, पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है ना, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच कब हुआ था? 1761 में। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच, हेमचंद्र विक्रमादित्य। और तीसरा हुआ था 1761 में, जो अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच? मराठों के बीच, जिसमें मराठे हार चुके थे। और जो मराठे हैं उनका नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव ने। अगला है, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1739 में किया था। अगला है, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? भू राजस्व 33%, यानी जितना भी उगाया जाएगा या फिर जो एक किस्म का टैक्स लिया जाता था, वो कितना लिया जाता था? 33%। अगला है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अगर हम आगरा की बात करें तो उसका आएगा जहांआरा। ये जहांआरा कौन थी? औरंगजेब की बहन थी। लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद का बात आ जाए तो दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई थी। अगला है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो ये आएगा गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह भी फारसी भाषा को जानते थे और उसने जफरनामा को लिखा था फारसी भाषा में। अगला है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, गुरु नानक का जीवन परिचय किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने लिखा? गुरु अर्जुन देव ने। अगला है, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो ये कौन था? मुर्शिद कुली खान था। कौन था? मुर्शिद कुली खान। अगला है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 में। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा कब बनाया? 1679 में बनाया था, यानी शिवाजी की मृत्यु से 1 साल पहले ये बनकर तैयार हो चुका था। अगला है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में, ठीक है ना। कब हुआ था? 1658। आप लोगों का एक होमवर्क का कमेंट में बता देना, सामूगढ़ का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ठीक है ना, किस किस के बीच हुआ था। अगला है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर की पत्नी का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। क्या नाम था? मेहरुन्निसा। अगला है, हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? हैदर अली मैसूर के जो शासक है वो 1761 में बन चुके थे। अगला है, नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का। कहाँ का था? ईरान का। अगला है, माधवराव नारायण पेशवा कब बने? 1761 में बने थे माधवराव। अगला है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? यानी खालसा पंथ के जन्मदाता है, खालसा पंथ को बनाने वाले कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। कब? 1699। औरंगजेब की तरफ 2 अपोजिट पार्टी थी, एक तरफ थे सिख और दूसरी तरफ थे मराठे। मराठों में कौन था? शिवाजी चल रहा था, और इस तरफ कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। आगे है, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो किसकी की थी? गुरु अर्जुन देव। यानी किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से, यानी वो था कौन, ठीक है ना। यानी कि गुरु अर्जुन देव ने सहायता की, लेकिन किस राजकुमार की थी? तो वो कौन था? जल्दी बताओ। वो कौन था? जहांगीर का कौन था? पुत्र था, ठीक है ना। जहांगीर का पुत्र था, जो अर्जुन देव के साथ जहांगीर का विद्रोह कर रहा था, और जहांगीर ने क्या किया था? उसकी आंखें फड़वा दी गई थी और गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया गया। तो वो कौन था?
तो वो था खुसरो खां। कौन था? खुसरो खां, जो जहांगीर का पुत्र था। आगे आता है सैयद बंधुओं का पतन। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया था। ठीक है ना। अगला है फ्रुखसियर। फ्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु। फ्रुखसियर की जो ज़्यादातर लड़ाई है वो किसके साथ रहती है? वो रहती है बाबा बंदा वीर के साथ, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, बंदा वीर बैरागी, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, जो उसका बचपन का नाम है माधोदास। ठीक है ना। जो एक बहुत बड़े शक्तिशाली के रूप में उभर के आए थे। ठीक है ना। जिसने सिक्कों का क्या लिया था? बदला ले लिया गया था। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाली किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। अगला है किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? वो कहलाते थे अवध के शासक। अगला है आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? आदि ग्रंथ का तो अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। अगला है मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? मराठा राज्य संघ की स्थापना बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन आपके ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे शिवाजी, ठीक है ना, बालाजी विश्वनाथ, या फिर बाजीराव मस्तानी, जो यहाँ पर आते हैं ऐसे ऐसे ऑप्शन। आगे है मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करने के अनुभव प्राप्त किया था? किसके अधीन किया था? देवगिरी के यादवों के अधीन। अगला है गुरिल्ला पद्धति। अगला क्या है? गुरिल्ला पद्धति का पथ प्रदर्शक कौन है? तो वो कौन है? शिवाजी। कौन है? शिवाजी। अगला है शिवाजी के शासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो पेशवा कौन होता था? प्रधानमंत्री। मुगल किसको मानते थे प्रधानमंत्री? वजीर को। ठीक है ना। मुगलों में वजीर प्रधानमंत्री होता था, और शिवाजी यानी शिवाजी के शासनकाल मतलब एक तरफ का मराठों में किसको मानते थे? पेशवा को। अगला है किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो तोपें का किसने? अंग्रेजों ने इनको तोपें दी थी। आगे है शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी। आगे है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ हुआ था, और मराठों की राजधानी भी यही मानी जाती है। या फिर शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर है? रायगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर है? रायगढ़। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में, जैसा कि पीछे बता दिया था।
ठीक है ना। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है किस किस के बीच हुआ था? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो वो किससे थे? जीजाबाई से। ठीक है ना, जीजाबाई से वो अत्यधिक क्या थे? प्रभावित होते थे। आगे है प्रधान परिषद किसके शासनकाल में थे? जो अष्ट प्रधान हैं ये किसके शासनकाल में थे? शिवाजी। जैसे मुगलों में यानी अकबर के नवरत्न है, शिष्टमंडल है, ऐसे इसके में क्या थे? अष्ट प्रधान थे। आगे है शिवाजी के संरक्षण एवं राजनीतिक गुरु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिवाजी के संरक्षण एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। अगला है किस मुगल सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो वो कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला है कौन थे? मराठा सरदार थे। कौन थे? मराठा सरदार। अगला है सरेजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। अगला है बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का पत्र भेजा था? यानी बीजापुर के सुल्तान ने, एक सुल्तान था जिसने शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का क्या भेजा था? एक लेटर भेजा था। तो वो कौन था? अफजल खान। कौन था? अफजल खान। अगला है मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? आगरा की जेल। ठीक है ना, ये आगरा की जेल थी और इसमें भगाने में किसने सहायता की थी? औरंगजेब की बहन ने। ठीक है ना, और जेल में कौन कौन था शिवाजी के साथ? उनका लड़का भी था। ठीक है ना। आगे है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजीराव सिंधिया ने। किसने की थी? जीवाजीराव सिंधिया ने। अगला है किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था? काशीराज पंडित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था? तो काशीराज पंडित ने देखा था। अगला है शिवाजी की पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? शिवाजी की पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू, पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने। आगे है शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए थे? 1666 में। ठीक है, कब हुए थे? 1666 में हुए थे। अगला है मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? बालाजी विश्वनाथ। किसने बनाया था? बालाजी विश्वनाथ ने। अगला है शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो इनका अंतिम अभियान था कर्नाटक अभियान। अगला है शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? सुमंत। यानी कि उसके जो अष्टप्रधान थे उनमें से एक सदस्य कौन है? सुमंत, यानी कि जो विभाग है। अगला है मराठा शासन में सर ए नौबत का अर्थ क्या था? तो क्या था? सेनापति। यानी कि जो आज भी एक सेनापति है तो वहां पर उस सेनापति को किस पद के नाम से जानते थे? सर ए नौबत। अगला है किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की थी? तो वो कौन था? रघुनाथ राव। कौन था? रघुनाथ राव। अगला है किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो वो कौन था? महदाजी सिंधिया। महदाजी सिंधिया। आगे है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? शिवनेर किले में। कहाँ पर हुआ था? शिवनेर किले में। आगे है किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया था? मराठी भाषा। ठीक है ना, मराठी लैंग्वेज को उन्होंने अपने दरबार में लगा रखा था। जैसे मुगलों ने किसको? फारसी को। दिल्ली सल्तनत ने किसको? तुर्की को। अगला है शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? औरंगजेब ने। ठीक है ना, किसने भेजा था? औरंगजेब ने। और ये वही जयसिंह है जो मूवी बनी हुई है अजय देवगन की तानाजी। ठीक है ना, उसको देख लेना तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, जो उसमें
सैफ अली खान का रोल अदा कर रहा है वो कौन है? जय सिंह ही है। अगला है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। आगे है शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? अगला है झलकी। अगला है झलकी की संधि किस किस के मध्य हुई थी? तो ये हुई थी हैदराबाद के निज़ाम और बालाजी बाजीराव के मध्य। अगला है खेड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सॉरी, कब हुआ था? 1707 में हुआ था। अगर पाल खेड़ा पूछ ले तो 1728। खेड़ा युद्ध 1707 में, पाल खेड़ा युद्ध 1728 में। अगला है अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली थी? 1600 ईस्वी में, यानी मान्यता 1600 में मिल गई थी। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो अंग्रेज हैं वो किसके शासनकाल में आते हैं, और सब जो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री है या फिर व्यापार की जो उनको अनुमति है वो किसके शासनकाल में? जो पहला अंग्रेज है वो अकबर के शासनकाल में आता है, लेकिन उसने उनको अनुमति नहीं दी फैक्ट्री डालने की या फिर व्यापार करने की। तो व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी? और सॉरी, जहांगीर ने, यानी अकबर का जो लड़का जहांगीर, उसने उनको अनुमति दी थी। अगला है पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? पांडिचेरी की स्थापना हुई थी 1674 में। अगला है पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। अगला है अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? 1761 ने अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी यानी फ्रांसीसियों ने पहले कब्जा कर रखा था, जो कि बाद में अंग्रेजों ने इनसे छीन लिया था। अगला है रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखो यहाँ पर एक गवर्नर आएगा, गवर्नर जनरल आएगा, वाइस आएगा, इनको ध्यान से देख लेना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर बात आ जाए तो वो कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे है राज्य हड़प। राज्य हड़प की नीति या राज्यक्ष किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी। ये हड़प नीति होती क्या है? यानी जिस राजा की अगर कोई औलाद नहीं है, ठीक है ना, यानी कि उसका वंश अगर आगे राजपाट नहीं चला सकता तो उसका जो राज्य है अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाता था, ठीक है ना, तो उसको हड़प नीति कहा गया और ये डलहौजी ने इसको शुरू किया था। आगे है राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध, संबलपुर। तो ये जो वो स्थान है जो हड़प नीति के द्वारा अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिए थे। जैसे झांसी की रानी थी, उनकी डेथ हो चुकी थी, यानी कि जब युद्ध में उनको मार दिया गया था, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध, तो इन सबको अपने अधीन ले लिया गया था। आगे भारत का प्रथम वायसराय कौन था? जो अगर मैंने बात की ऊपर गवर्नर जनरल की तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और भारत का प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। अगला है तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। कौन सी की थी? श्रीरंगपट्टनम। अगला है 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने किसे पराजित किया था? तो ये किया था भाई सिराजुद्दौला को। किससे किया था? सिराजुद्दौला। यहाँ पर दो होते हैं, एक सिराजुद्दौला, एक शुजाउद्दौला। आगे प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। आगे आता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। दो युद्ध प्रमुख है, बक्सर का युद्ध 1764 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, ठीक है ना। वहां पर सिराजुद्दौला की भूमिका होती है, यहाँ पर शुजाउद्दौला की भूमिका होती है। आगे है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। और प्लासी के युद्ध में किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और बक्सर के युद्ध में किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। आगे है सुगोली की संधि किस किस के बीच हुई थी? सुगोली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सुगोली की संधि किस किस के बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। अगला है टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? टिप्पू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। अगला है ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो विलियम बेंटिक की थी। किसकी थी? विलियम बेंटिक की थी। आगे है
वोडियार किसके शासक थे? मैसूर रियासत के। अगला है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर है? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। कहाँ पर है? श्रीरंगपट्टनम। जो कि आपने ये बताना, आपका होमवर्क है, श्रीरंगपट्टनम आज वो स्थान कहाँ पर है? तो आपके जैसे ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तो इस तरह के ऑप्शन है, तो आप कमेंट करके बता देना। अगला है रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1757 में। अगला है द्वैध शासन का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अगला है अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था भाई। अगला है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने किस पर कब्जा कर लिया था? गोवा पर। और यही है जो ये कहा जाता है कि भारत में पुर्तगालियों का जो मेन व्यक्ति का नाम आता है इसका आता है। वैसे तो आप कहोगे कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन है? वास्को डी गामा। हाँ, वो भारत आने वाला पहला है, ठीक है, लेकिन जो मेन भूमिका है अल्फांसो डी अल्बुकर्क की, वो किसी की नहीं है। आगे है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अगला है किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? पुर्तगाल ने फैलाया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। तो वास्को डी गामा जो भारत में आया था वो स्थान कौन सा था? तो कालीकट था। कालीकट किस में पड़ता है? केरल में पड़ता है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला है किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो। ठीक है ना, यही वो अंग्रेज था जिसने जहांगीर से क्या ली थी? अनुमति ली थी। आगे है गोवा, दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। अगला है अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? किससे की थी? तो जहांगीर से की थी। अगला है अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? तो अंग्रेजों ने जो पहली फैक्ट्री लगाई थी ये कहाँ पर लगाई थी? सूरत में लगाई थी। सूरत जो कि कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। अगला है तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? पेरिस की संधि। क्या नाम था? पेरिस की संधि। आगे वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। अगला है ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किसके साथ, किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने की थी। अगला है किस पुर्तगाल ने नीले पानी की नीति को अपनाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है ना, वाटर पॉलिसी अपनाई थी, इसका भी अलग से बताएंगे क्या था। आगे है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये देखो क्वेश्चन आ गया, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक तो कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला है पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? पुर्तगालियों का भारत का पहला, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। मैंने कहा था यही मेन है जो पुर्तगालियों का है। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डैह्स्टमान। कौन है? कार्नेलिस डैह्स्टमान। आगे है डचों ने गोवा पर कब आक्रमण किया था? 1639 में। और भारत में अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा कौन सा राज्य जो सबसे बाद में आज़ाद हुआ था? वैसे तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन गोवा जो है बाद में, इसके बाद में ही आज़ाद हुआ था। आगे है डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? 1742 में बना था। अगला है जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? हॉकिंस। किसको दी थी? हॉकिंस को। किसने? जहांगीर ने। आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रोल्फ फिच। अगला है डचों ने पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1605 ईस्वी में। कहाँ पर लगाई गई थी? मसूलीपट्टनम में। और मसूलीपट्टनम कहाँ पर पड़ता है? आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला है भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई है। अगला है पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? कोचीन में खोली थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 ईस्वी में। अगला है किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? शाह आलम द्वितीय ने। अगला है भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी।